फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे 9वीं कक्षा की जो हिंदी है उस स्पर्श हिंदी। जो स्पर्श हिंदी है उसमें हम दुख का अधिकार हमारा पार्ट 2 है, उससे शुरू करते हैं क्योंकि जो दुख का अधिकार पार्ट है वो थोड़ा सा आसान भी है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और ये जो दुख का अधिकार पार्ट है वो यशपाल द्वारा लिखा गया है। यशपाल हमारे हिंदी के एक बड़े कहानीकार थे। देखो, सबसे पहले हिंदी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें, जो हमारी हिंदी है, हिंदी साहित्य जो है वो बहुत बड़ा है। और हिंदी साहित्य को लिखने में हमारे कहानीकार, उपन्यासकार सभी का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हिंदी साहित्य नहीं होता तो हमें पता नहीं लगता कि जो पीछे जो समय गया है वो किस तरह का था और क्या क्या हुआ था। ठीक है, हम हिंदी की कहानियां, उपन्यासकार ये पढ़ के ही उस समय के बारे में हम पता लगाते हैं। ठीक है, अब हमारी जो हिंदी है या हमारा जो साहित्य है वो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा, 2 भाग जो हमारे होते हैं वो गद्यांश और पद्यांश होते हैं। काफी बच्चे जानते हैं इसके बारे में, गद्यांश और पद्यांश क्या होते हैं। गद्यांश जो होता है वो हमारी कहानियां और उपन्यास में आता है। ठीक है, और जो पद्यांश होता है वो हमारे काव्यांश में आता है। काव्य मतलब जो कविताएं होती है जिसको हम पोयम बोलते हैं, वो हमारा उसमें आता है। आज जो हम करेंगे स्पर्श का वो हम गद्यांश से करेंगे। ठीक है, यशपाल जो है एक बहुत बड़े कहानीकार है, कहानियां भी लिखी है उन्होंने, उपन्यास भी लिखे हैं। यशपाल की जो छाप है हमारे साहित्य में एक बहुत अच्छी छाप छोड़ के गए हैं। जो यशपाल है हमारे, यशपाल जी का जन्म 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1976 में हुई है। ठीक है, यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ है, ये तो सामने लिखा हुआ है। इन्होंने जो अपनी आरंभिक कक्षा है, देख रहे हैं ना, आरंभिक का पहले तुम्हें मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। तो आरंभिक जो शिक्षा है इनकी, यानी कि शुरुआती जो शिक्षा है वो स्थानीय स्कूल से, स्थानीय का मतलब जहां ये रहते थे उसी स्कूल से ली है। ठीक है, वहां से शिक्षा ग्रहण किया है और उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? लाहौर गए हैं। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अब ये जो विद्यार्थी काल है, विद्यालय जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी से क्रांतिकारी मतलब जब उस समय हमारे देश में आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी उसमें इन्होंने उन गतिविधियों में इन्होंने सहयोग दिया है। ठीक है, अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर के इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अब भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। जो यशपाल की मुख्य कृतियां, अभी जो कृतियां लिखा हुआ, कृतियां का मतलब इनकी रचनाएं, कृतियों का मतलब क्या होता है? रचनाएं। रचनाएं जो इनकी है देशद्रोही है, जो इन्होंने जो लिखी है। पार्टी कामरेड है, दादा कामरेड है, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी इनके उपन्यास है। ये उपन्यास लिखे गए इनके द्वारा। अब आता हमारा ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह। कहानी संग्रह होता क्या है कि एक संग्रह में काफी सारी कहानियां होती हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो है ज्ञानदान है, तर्क का तूफान है, पिंजड़े की उड़ान है, फूलों का कुर्ता, ये सारी हमारी क्या है? कहानी संग्रह। मतलब इनमें कई कई कहानियां जुड़ी हुई है। और सिंहावलोकन जो लिखा है ये इनका आत्मकथा है। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने बारे में बताया है, इसके बारे में सिंहावलोकन। अब आता है मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। यशपाल की जो कहानियां हैं, कहानियों में जो है कथा रस जो है वो सर्वत्र मिलता है। कथा रस का मतलब क्या होता है ये बच्चों को पता होना चाहिए। कथा रस मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमें रस पीने में या हम जैसे जूस वगैरह पीते हैं उसको पीने में जो आनंद आता है, वैसे ही कहानी को पढ़ने में जो आनंद आता है वो कथा रस होता है। ठीक है, सर्वत्र मिला, सभी जगह में। जैसे हम कोई भी कहानी पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य, इनकी कहानियों की विशेषताएं। अब ये मनोविश्लेषण जो शब्द आया है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता क्या होता है। मनोविश्लेषण मतलब मन का विश्लेषण करने वाले, मतलब जो मन में है उसको बिल्कुल खोल के बताना।
और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं। इनकी कहानियों की जो विशेषताएं ये है। अब यशपाल जी को मतलब जैसे मानते हैं कि जैसे यशपाल जी यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, और वो उनके लिए क्या था वो रास्ता? सामाजिक समानता के साथ साथ, मतलब समाज में समानता तो होनी चाहिए, मतलब सबको समान अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे पहले के टाइम में जो होता था कि किसी को कुएं पे नहीं चढ़ने दिया, जैसे प्रेमचंद की कहानियां सुनिए ना आप लोगों ने, ठाकुर का कुआं। तो इस तरह से मतलब पहले की जो छुआछात की जो ज्यादा जो होता था लोगों के साथ, जात पात का जो वो बताया गया था कि उसकी छोटी जात है, उसकी ऊंची जात है, तो उसमें भेदभाव किया जाता था। तो सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आर्थिक समानता क्या होती है? मतलब जो हमारे पास धन दौलत है, पैसा है, उसको आर्थिक समानता कहते हैं। मतलब आर्थिक रूप से बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? यदि कोई भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग बता सकते हैं। मैं और भी कोशिश करूंगी आप लोगों को पूरा मतलब समझाने की, एक एक शब्द समझाने की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और जो भी नया बच्चा जुड़ा है वो सबसे पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर करना ना भूले। अब आता है हमारे यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक, बेहिचक मतलब बिना रोक टोक के, बिना हिचकिचाहट के, बेहिचक बेहिचक प्रयोग किया है। ठीक है, तो बेहिचक का शब्द का आपको अर्थ समझ आ गया। तो जो भी हम पढ़ते हैं, देखो जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नए आए होते हैं, और उन नए शब्दों का यदि हम अर्थ जान ले तो हमारे लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा और लिखना भी आसान हो जाएगा। हिंदी हमारी ऐसी मतलब हिंदी का जो हमारा काम है वो इतना अच्छा, हम इतना अच्छा अभिव्यक्त कर सकें कि पढ़ने वाले को भी आनंद आए। ठीक है, हम जैसे प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो हमें ऐसा लिखना चाहिए कि जो अध्यापक या अध्यापिका पढ़े उसे एग्जाम टाइम में, तो उनको आनंद आए पढ़ के कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, ताकि अपनी लैंग्वेज में लिखे, अपनी जो भाषा उसमें लिखे। ठीक है, प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि जो ये कहानी आई है हमारे दुख का अधिकार, ये इसी पर आधारित है कि जो हमारे देश में अंधविश्वास फैला हुआ था और ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसको बेनकाब करते, बेनकाब उसका पर्दा हटाते हुए, ये उस टाइम में, उस जब इन्होंने ये कहानी लिखी थी उस समय जो हमारे समाज है, जो हमारा समाज है उसकी स्थिति कैसी थी ये दर्शाया गया है। ठीक है, क्या है इस पाठ में कि जब ये कहानी लिखी गई थी उस कहानी के दौरान उस समय हमारे समाज की जो स्थिति थी वो कैसी थी, कि एक तो अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था, ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। ठीक है, तो यह बताती है तो कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। जो दुख आता है, देखो दुख कोई भी हो, चाहे बड़े में हो, बड़ा अमीर हो चाहे गरीब हो, सब में बराबर होता है, दुख तो सभी को होता है। तो दुख की अनुभूति जो होती है, अनुभूति का मतलब ग्रहण करना, मतलब पता रहना अंदर क्या होता है। ठीक है, अनुभूति महसूस करना सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता, अमानवीयता मतलब मानवता जिसमें ना हो, अमानवीयता। ठीक है, जिनकी मानवता खत्म हो गई वो अमानवीयता होती है। और गरीबों की मजबूरी, गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर किया है। ठीक है, यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, भाई कोई भी हो, दुख जब आएगा जीवन में तो सभी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा के जाता है। और दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है, जब दुख आता है तो हर कोई चाहता है कि उसका शोक मनाए, बैठे किसी कोई उनके पास आके उनको सहानुभूति दे। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, मतलब कुछ भी वश में नहीं रहता। ठीक है, जब दुख आता है तो वो क्षण ऐसा होता है, उस क्षण में जब दुख के साथ मतलब सामना जब होता है तो उस समय कुछ भी वश में नहीं रहता। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न अवकाश मनाने का अधिकार है। तो इस पाठ में यही कहा गया है कि ऐसे भी हैं हमारे इस देश में अभागे लोग, अभागे मतलब जिनकी किस्मत अच्छी नहीं है, बहुत गरीब है, जो जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है खाने को। तो उन लोगों को मतलब दूसरे लोग कहते हैं कि
उनको दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने यशपाल जी के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी कि यशपाल जी के बारे में, उनका जन्म कब हुआ है, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, उन्होंने कौन कौन सी काव्य कृतियाँ लिखी है, उपन्यास बताया उनके, उनका आत्मकथा के बारे में हमने बताया है। दूसरा हमने बताया कि जो पाठ है वो किस पर आधारित है, उस समय के समाज की जो स्थिति थी वो कैसी है। अब हम जब करेंगे दुख का अधिकार, ठीक है, तो दुख का अधिकार जब हम करेंगे, आज हम इतनी रखेंगे वीडियो को क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। दुख का अधिकार को चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।